कल हमने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पढ़ा और मेरे ख्याल में कल सारे थे या रिजवान भाई नहीं थे बस। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है कि आपने सारी इवेंट्स और ट्रांजैक्शन जिस साल की है उसी साल रिकॉर्ड करनी है, अकरेंस बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है, पेमेंट बेस को नहीं देखना। जैसे कि अगर आप लोगों ने आपका साल है 2023, ये आपका साल है और आपने इसमें 2024 के एक्सपेंस पे किए, एक्सपेंस पे किए थे वो 2024 के पे किए 2023 के अंदर, और हम 2023 की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो क्या 2023 के एक्सपेंस में इनको आना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये है किसके? 2024 के। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग हमें कहती है कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, पहले ये देख लेना है कि इसी साल की है तो उसमें रिकॉर्ड कर दें, वरना उसका स्टेटस कुछ और ले जाए। मतलब जैसे 2023 में अगर आप 2024 का कोई खर्चा पे कर दो तो उसे हम प्रीपेड कहते हैं, और प्रीपेड हमारा एक्सपेंस नहीं होता बल्कि एसेट होता है, इसी एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब कल समझाया तो था मैंने कि एडजस्टमेंट ये होता है कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस के बाद आपको कुछ बातें बताई गई कि भाई ऊपर जो रेंट लिखा हुआ है ना उसमें कुछ प्रीपेड है, ऊपर जो इनकम लिखी हुई है उसमें कुछ प्रीपेड है, ऊपर जो एक्सपेंस है उसमें कुछ एक्रूड है। एक्रूड का मतलब है अभी तक पे नहीं किए लेकिन हो चुके हैं। तो आज हमने कोशिश करते हैं कि 4 एडजस्टमेंट पढ़ लें जो डिफरेंट टाइप की आती है। ये एडजस्टमेंट जरूरी नहीं कि पेपर में सारी है, हम टोटल कोई 10 से 14 के दरमियान एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद सवाल करेंगे। सवाल उनसे हट के होंगे, सवाल तो कॉमन सेंस से ही हो जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा वो ध्यान से करोगे, लेकिन एक बात है कि आपकी फुल एनर्जी इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद टोटल 3 टॉपिक में है जिसमें आपकी एनर्जी इस्तेमाल हो सकती है, बाकी 7 जो टॉपिक है उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, बस पढ़ोगे समझ लग जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करो जरा फिर। सबसे पहले एक एडजस्टमेंट आएगी, यहां से शुरू कर देते हैं, प्री पेड एक्सपेंस के नाम से। प्री पेड एक्सपेंस, पहले इसकी डेफिनेशन आप सबको पता होनी चाहिए, फिर इसका स्टेटस पता होना चाहिए। ये तो आप सबको पता है कि ये हमारे नॉर्मली करंट एसेट्स कहलाते हैं। प्री पेड एक्सपेंस नॉर्मली हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? पेड बट नॉट अकर्ड, पेड बट नॉट अकर्ड, पे हो गए प्रीपेड लेकिन अभी हुए नहीं, मतलब आपने रेंट दे दिया अगले महीने का, इसका मतलब है अभी रेंट बनता नहीं था लेकिन आपने पे कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंस की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे ना तो डेफिनेशन इसकी है जनाब, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड, पे हो गए अकर नहीं हुए। इसका मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के अंदर लिखना चाहिए, पे हो गए लेकिन अकर नहीं हुए तो एक्सपेंस उस साल लिख लेने चाहिए, नहीं, क्योंकि अकर तो हुए ही नहीं, पेमेंट वहां हम लिखते ही नहीं है। तो हम इसको फिर एडजस्ट करेंगे कैसे? जब आप लोग एसओसीआई बना रहे होंगे ना, आप लेस कर देंगे फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, क्या करोगे? माइनस कर दोगे जिस एक्सपेंस के अंदर ये प्रीपेड शामिल होगा। जैसे कल एग्जांपल दी थी कि 50,000 आपने रेंट पे किया, उसमें 10,000 प्रीपेड है, तो 50,000 में से 10,000 माइनस करके उसको जाकर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, किस जगह में? करंट एसेट्स के अंदर, किस नाम से? प्रीपेड के नाम से। ठीक होगी बात? प्रीपेड एक्सपेंस जब भी बताए होंगे एडजस्टमेंट में बताए होंगे, और क्या बताया होगा कि भाई साहब इतने प्रीपेड है तो क्या करेंगे?
वो जितने प्रीपेड हैं माइनस कर देंगे और उसको करंट एसेट में जाकर लिख देंगे। फिर पेपर में कभी कभी वो कहता है कि जी इसकी एंट्री भी बताओ, एडजस्टिंग एंट्री। एक होती है जर्नल एंट्री, वो हम शुरू में पास करते हैं, एक होती है एडजस्टिंग एंट्री। एक एंट्री मैं फुल डिटेल में बताऊंगा, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। अब सुनिएगा जरा, यहां लिख लिया या ये लिख रहे हो अभी? चले देखिएगा जरा, ये इस एडजस्टमेंट से हट के बाद है। जब आपने रेंट पहली दफा पे किया था, क्या एंट्री पास करते हो रेंट पेमेंट की? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। मैं क्या दूं, रेंट एक्सपेंस लिख दूं? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 50,000, ये जनरल एंट्री। इसे क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जब ट्रायल बैलेंस बन गया इसी एंट्री के साथ ही, क्योंकि ये लेजर में जाएगी और लेजर से कैरी डाउन चले जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये तो फ्लो पता है ना, जनरल एंट्री से लेजर बनते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि ये जो आपने रेंट एक्सपेंस 50,000 लिखा हुआ है, इसमें 10,000 प्रीपेड है। 10,000, तो क्या हम अदर एक्सपेंस में पूरा 50,000 लिखेंगे? नहीं, ऊपर देखो, लेस फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, रेंट में से 10,000 निकाल देंगे जो प्रीपेड होगा, और जाकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट के अंदर लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ फिर? क्या ये जो 50,000 आपने रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, इट नीड्स टू बी एडजस्टमेंट और नॉट? ये एडजस्ट होना चाहिए इसे, ये पूरा 50,000 नहीं है, इसमें से 10,000 निकलने चाहिए। वो निकाल के किधर लिखने चाहिए? करंट एसेट में। करंट एसेट में लिखोगे तो उसे डेबिट करोगे या क्रेडिट? एसेट होता है डेबिट, और एक्सपेंस में से माइनस करना है, एक्सपेंस कम करना है। एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है, जब उसको कम करना हो तो क्रेडिट करेंगे। तो इसकी ये होगी एडजस्टिंग एंट्री, ये जर्नल एंट्री नहीं होगी, ये क्या होगी? एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री मेरे भाई होगी प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 10,000 से। आपने 10,000 को कहां लिखा जाके? करंट एसेट में। हो गया करंट एसेट, ये एंट्री के हिसाब से साबित हो गया, और एक्सपेंस में से माइनस कर दिया तो ये एंट्री के हिसाब से एक्सपेंस में से माइनस भी कर दिया। इसे बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। पेपर में वो आपसे जर्नल एंट्री पूछे तो कोई और होती है, एडजस्टिंग एंट्री कोई और होती है। आपसे पेपर में कहेगा प्रीपेड की एडजस्टिंग एंट्री बताएं, तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस या जो भी एक्सपेंस होगा वो क्रेडिट। क्योंकि प्रीपेड का क्या करते हैं? एसेट में लिखते हैं और एक्सपेंस में से माइनस करते हैं, उसे कम करते हैं। तो हमारा ताल्लुक इसके साथ होगा एडजस्टमेंट में। हमारा ताल्लुक, ये तो हो चुकी है एंट्री, ये तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एंट्री हो चुकी है, और हमने एडजस्ट करना है, तो ये होती है एडजस्टिंग एंट्री। टोटल हम 3 टाइप की एंट्रीज पढ़ेंगे, एक जनरल एंट्री, एक एडजस्टिंग या रेक्टिफाइंग एंट्री, एक ही बात है, एडजस्टिंग या, और एक हम पढ़ेंगे क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री। क्लोजिंग या ट्रांसफर, ये भी हमने पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एडजस्टिंग एंट्री समझ लग गई? वो जो ऊपर इफेक्ट लिखा हुआ है ना, वही एंट्री है। क्या ऊपर लिखा हुआ है? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस कम कर दो और करंट एसेट में जाकर लिख दो। डन। अब इसकी मैं थोड़ा सा झलक दिखाऊं, देखिए यहां पर आए, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, यहां तक ट्रायल बैलेंस है। ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, ये देखिए फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़े। इंश्योरेंस इंक्लूड अ सम ऑफ ₹350 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। कहता है ऊपर आपका इंश्योरेंस लिखा हुआ है, उसके अंदर 350 है जो कि अगले साल का है। तो जो अगले साल का हुआ, पे अब हुआ है अगले साल का, हो गया प्रीपेड। इस 350 का हम क्या करेंगे भला? जब इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखेंगे ना, 350 माइनस कर देंगे, और जब करंट एसेट लिखेंगे वहां प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 350 आ जाएगा। अगर इसकी कोई आपसे एडजस्टिंग एंट्री पूछेगा तो क्या एंट्री होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। डन। अगली एडजस्टमेंट पे चले। अभी ये आपको वैसे तो अब ना भी याद हो तो मैंने तो करवा दो देनी है याद, क्योंकि कल से बोर्ड पे आना सबने बारी बारी।
मैंने बोर्ड पे आपसे जो एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा ये आपने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, इफेक्ट्स लिखने हैं और एडजस्टिंग एंट्री लिखनी है। कुछ लोग रट्टा लगा के लिखेंगे, कुछ लोग इसको समझ के लिखेंगे। ज्यादा फेवरेट है समझ के लिखना, ठीक है, चलेगा रट्टे वाला भी, क्योंकि रट्टा लग जाएगा तो फिर बार बार जब ये बात करोगे ना तो फिर समझ भी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो अगर आप अक्ल रखते हो तो आपके पास कोई ना कोई निशानी मिल जाएगी समझने वाली। अब आ जाओ दूसरी एडजस्टमेंट, एक्रूड एक्सपेंसेस की। इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। हाँ जी, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो अक्कर हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं किए। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो अक्कर हो गए, जैसा कि आप जिस घर में रहते हो, महीना पूरा हो गया है, आपने उसका रेंट ले लिया, तो ये आपका एसेट है, रेंट ना देना ये आपकी लायबिलिटी है। कुछ लोग इसको एसेट समझते हैं कि हमने फ्रॉड लगाया हुआ, तो कुछ है ये लायबिलिटी। तो लायबिलिटी, और दूसरी बात, अक्कर हो गया, पे नहीं किया, क्या एक्सपेंस में आएगा? क्या एक्सपेंस में आएगा? पे नहीं किया अभी तक, पे नहीं किया, एक्सपेंस में लिखा जाएगा या नहीं? 2000 जनवरी की बात है, जनवरी का महीना मैंने रह लिया है, फरवरी में पहुंच गया हूं, जनवरी की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैंने जनवरी का रेंट नहीं दिया अभी तक, तो क्या जो मैंने रेंट देना था 10,000 वो जनवरी के एक्सपेंस में लिखूं या नहीं? पे नहीं किया, लिखूंगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कहती है कि भाई साहब अक्कर है तो लिखो, चाहे पे किया है या नहीं किया। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखें, क्या डेफिनेशन होगी? एक्सपेंसेस अक्कर्ड बट नॉट पेड, और इसका स्टेटस है करंट लायबिलिटी। इसका स्टेटस होता है करंट लायबिलिटी, क्योंकि अगले 12 महीनों के अंदर पे करना पड़ेगा, नहीं तो वो निकाल देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एक्सपेंसेस अक्कर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस अक्कर्ड बट नॉट पेड। अगली क्लास में तो आपने सोना ही है ना, तो इसमें तो जागो, कैमरे तो लगे हुए हैं ना, पता तो चल जाता है कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। अच्छा, एक्सपेंसेस अक्कर्ड बट नॉट पेड, गॉट इट? आगे हो गया ये। अगला काम क्या करना है, इसके इफेक्ट लिखने हैं, एसओसीआई पे इफेक्ट और एसओएफपी पे इफेक्ट। मुझे बताओ ये रेलेवेंट एक्सपेंस में ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा, क्योंकि उसमें अंदर, जैसे सपोज कहता है भाई साहब पूरे साल का रेंट है 50,000, लेकिन उसमें से अभी आपने 10,000 पे ही नहीं किया, तो जो पे नहीं किया वो भी एक्सपेंस में ऐड होगा, तो ऐड हो जाएगा, ऐड इन रेलिवेंट एक्सपेंस। ये रेलिवेंट का मतलब भला क्या है? कोई रेंट है तो रेंट में ऐड होगा, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में ऐड होगा, सैलरी है तो सैलरी में ऐड होगा, और एसओएफपी के अंदर एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। किस नाम से? एक्रूड एक्सपेंस के नाम से या पेएबल के नाम से, एक्सपेंस पेएबल। एडजस्टिंग एंट्री खुद ब खुद कौन बना चुका है? इन दोनों को, एसओसीआई और एसओएफपी को देख के एंट्री कौन बनाएगा? तुम बना रही है, बनाओ फिर। क्या एंट्री बन रही है? एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। चले बता दें आप, अब बताओ, चुप हो गया। वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो एंट्री पास होगी। इसे बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री में कोई एक्सपेंस का नाम ही लिख लेते हैं कि रेंट एक्सपेंस डेबिट, वो जो एक्सपेंस होगा रेलिवेंट वो डेबिट, और एक्रूड रेंट क्रेडिट, और एक्रूड रेंट हमारी लायबिलिटी बनेगा। एक्रूड होता है
जो पे ना हुआ हो, अकर्ड बट नॉट पेड। ठीक होगी बात, समझ में लगी? चलें जी, तीसरी एडजस्टमेंट पे चलें या इसकी पहले दीदार करना है? चलो कर लो दीदार। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000, ये जो 6000 है ऊपर भी सैलरी है, ये देखो 24000 सैलरी लिखी हुई है और नीचे लिखा हुआ 6000 आउटस्टैंडिंग भी है, तो ये 6000 उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी सैलरी है अभी पे नहीं की, तो ऐड कर देंगे और इसको जाकर लायबिलिटी में भी लिख देंगे क्योंकि ये सैलरी तो है अभी पे नहीं की, तो रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड करके लिखेंगे। जब हम लिखते हैं ना अदर एक्सपेंस में सैलरी, तो उसमें 24 में 6 ऐड कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हैं, इसका क्या करेंगे? ये वेजेस है 20000, इसमें ये 1000 जाकर और यही 1000 एसओएफटी के अंदर करंट लायबिलिटी में भी जाए। याद रखें जो चीज एडजस्टमेंट में होगी ना उसको दो जगह पर लिखा जाएगा। कितनी जगह पे लिखा जाएगा? दो जगहों पे। और जो ट्रायल बैलेंस में होगा कोई भी चीज वो एक जगह पे लिखी जाएगी। इसकी वजह तो आपको पता ही है, इसलिए मैं नहीं बता। एडजस्टमेंट में जो भी चीज होगी उसको दो जगह पे लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज होगी एक जगह पे। वजह क्योंकि एक एंट्री उसकी पास हो गई है। जब आपने एंट्री पास की फिर लेजर बनाया फिर ट्रायल बैलेंस बना ना, तो एंट्री तो पास हो चुकी है, अब उसका सिर्फ ट्रांसफर करना है कि किस जगह जाकर लिखना है। ये जो चीज है ना इसको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि जो जो इफेक्ट एक जगह, क्योंकि आपको पता है हर डबल एंट्री होती है, तो ट्रायल बैलेंस तक के हद तक एक एंट्री उसकी पास हो चुकी है, दूसरी इफेक्ट हमने इनकम स्टेटमेंट में कर देना है, तो एक इफेक्ट उसका रहता होता है और एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट अभी रहते होते हैं, तो इसलिए हम उसको दो जगह पे लिखेंगे। और यहां पर भी आप देख लें, ये आप एसओसीआई में लिख रहे हो और हाँ ये जरूरी नहीं है कि दो दफा इस तरह एसोसिएट, दोनों एसोसिएट में भी आ सकते हैं, दोनों एसओएफ में भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इफेक्ट दो ही होंगे। हाँ जी, तीसरे नंबर पर चलते हैं। फिर तीसरी चीज एक्सपेंस होगा प्रीपेड भी और एक्रूड भी। अब आ जाते हैं इनकम के ऊपर। तो जनाब एक होती है एडवांस इनकम, तीसरे नंबर पर आ गया एडवांस इनकम। एडवांस इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम। स्टेटस बताओ, एसेट होगा लायबिलिटी होगी? सोच लो, एसेट लायबिलिटी है, एडवांस इनकम करंट एसेट या लायबिलिटी? हिफ्जा लायबिलिटी, इरशाद एसेट। ओए चीकू, एडवांस इनकम, हमने पैसे एडवांस में ले लिए, पैसे ले लिए काम अभी नहीं किया, पैसे ले लिए काम नहीं किया, तो ये हमारी लायबिलिटी बन गई। मैंने आपको बताया था किसी का फ्यूचर में पैसे देने हो या किसी का फ्यूचर में काम करना हो वो हमारी लायबिलिटी होती है। अब काम करना, पैसे ले लिए काम नहीं किया, इनकम तो ये हमारी हुई ना, अक्कर तो हुई नहीं। अक्कर तब होती है काम हो गया हो तो अक्कर हुई, इनकम अक्कर, लेकिन पैसे ले लिए तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अक्कर। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इनकम, और इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है 2 नंबर की, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अक्कर्ड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अक्कर्ड। ऐसे कितने लोग ऐसे हैं आपकी क्लास में जो लास्ट प्रीवियस क्लासेस में उनकी एक भी छुट्टी नहीं है कोई ऐसा बंदा जिसकी एक भी छुट्टी ना हो? नो वन। क्योंकि आपको पता है एक ऑफर है, अगर आपकी कोई भी छुट्टी ना हो, अगर आप फेल हो जाए ना तो फिर पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। हाँ है, जब पहले क्यों नहीं बताया? ये यहाँ पर है पीआरसी के लिए स्पेशल ऑफर है ये, कि अगर कोई बंदे की कोई भी छुट्टी ना हो और किसी भी उसमें एग्जाम के अंदर आप लोगों की वो जो एग्जाम होते हैं आपके वीकली,
उसमें अगर आप टेस्ट सारे देते हो, पास फेल नहीं, अगर टेस्ट सिर्फ देते हो, तो अगर फिर भी फेल हो जाओ ना, तो यहाँ फीस वापस कर दी जाती है, या फिर आपको तब तक बढ़ाया जाता है बगैर फी के जब तक आप पास ना हो जाए। ये पीआरसी के लिए ऑफर है इस कॉलेज, ठीक है। और मेरे ख्याल में जिसकी 80% भी अटेंडेंस है उनका भी पेपर अच्छा हो गया, जिसकी सिर्फ 80% अटेंडेंस थी। 100% तो, और 100% बंदा अगर आ जाए ना, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, कोई एक हार्ड लक हो जाती है बंदे के साथ, कभी कोई बंदे को ना फैमिली की तरफ से कोई टेंशन आ जाती है, वो तो मेरी किस्मत ही होती है, तो बस उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जाता। वैसे ये है, पीआरसी के लिए ये ऑफर है, ठीक है। हाँ, इवन के कैफ के लिए इतनी ऑफर है कि आपको अगर ये आप 100% रखते हो ना अपना अटेंडेंस और अपने टेस्ट वगैरह पूरे देते हो, तो उसके लिए ये है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपसे दोबारा पैसे नहीं लिए जाते एग्री क्लास, यानी उस क्लास के लिए दोबारा पैसे नहीं लिए जाएंगे, आप फ्री में क्लास में बैठ जाते हो। बट अगर आपकी कुछ अटेंडेंस मिस है तो फिर 50% वो फीस चार्ज करते हैं। तो इसलिए आप ना थोड़े कॉन्शियस रहा करें, और इसमें अपने टेस्टों में और इसमें, ताकि अब पहली बात तो ये है कि आज तक मुझे मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, और ये ऑफर शुरू से ही है। वैसे आज तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं ऐसा आया कि जिसकी 100% अटेंडेंस हो और वो फेल हो। और अगर आप ये सोचते हो कि क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है, तो बहुत सारे हैं। और इस वक्त वो माशाल्लाह वो सारे के सारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उससे के साथ तो मैंने इनकी मुलाकात भी करवाई थी इनके बैच की, और अभी भी लास्ट सैटरडे वो कुछ लोग जो आए थे वो केपीएमजी में मैनेजर्स हैं, और वो कहते हैं कि वो ये बात करते होते हैं कि सीए और छुट्टी ये दो अपोजिट चीजें हैं, क्योंकि जब छुट्टी करता है ना बंदा तो उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, और ये सीए में छुट्टी करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, फिर बंदा वो कवर करते करते टाइम लग जाता है। अब तो फिर भी फैसिलिटीज हैं, ये जो आपने ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको, पहले तो ये भी नहीं होता था, तो पहले तो जो मिस हुआ वो खत्म, अब ऐसा नहीं है वैसे जी। हाँ, ट्यूशन फीस जो जी कॉलेज की फी है, आई कैप तो नहीं देगा वापस, आई कैप तो वो कहता है, वो तो कहता है दूसरी दफा डबल होनी चाहिए, ये इसने पहले पढ़ा क्यों नहीं है जी। इनकम रिसीव बट नॉट अकर्ड, अब इमेजिन करो इनकम रिसीव हो गई है, अक्कर नहीं हुई, तो बताओ इस साल की इनकम में लिखूंगा उसको या नहीं। रिसीव हो गई है, अक्कर नहीं हुई, और हमारी अकाउंटिंग है एक्रूवल बेस, इसका मतलब है कि अक्कर नहीं हुई तो इनकम में, तो जो आपने रिसीव की है वो लायबिलिटी में जाकर लिखो, वो आपकी लायबिलिटी तो है, इनकम आपकी नहीं है। तो अगर मैं एसओसीआई की तरफ जाऊं तो मैं इनकम में प्लस करूं या माइनस, माइनस, क्योंकि वो उसके अंदर पहले मौजूद पड़ी होती है। तो जितनी इनकम आपने रिसीव की ना, तो बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चला कि इतनी एडवांस है, तो जितनी एडवांस है लेस फ्रॉम रेलिवेंट इनकम, लेस फ्रॉम रेलिवेंट इनकम। और एसओएफपी के अंदर एसेट या लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी किस नाम से जाती है, अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम के नाम से। इसकी अब तो एंट्रीज बनती हैं, आपने खुद पास करनी है। दुआ क्या एंट्री बन रही है, इनकम में से माइनस करंट लायबिलिटी, इनकम कम हो रही है लायबिलिटी बढ़ रही है, एंट्री बनाओ। इनकम डेबिट हो रही है क्योंकि कम हो रही है, और लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है। तो रेलिवेंट इनकम जो भी इनकम होगी, रेलिवेंट इनकम डेबिट, पेपर में रेलिवेंट ना लिख देना, वहां पर लिखना जो इनकम होगी, और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, इनकम की जगह उसका नाम आ जाएगा। ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री पे लग रही है, पक्का। नंबर 4, चौथे नंबर पे एक्रूड इनकम। ये मुझे बता दिया करें, अगर स्क्रीन आगे पीछे हो जाए तो मैं वापस रिवर्स कर दूं, तो बताया करो ना, ये तो पूछ इतना ही।
जल्दी करो। अमाउंट वही होगी जो जिधर जिधर एडजस्ट होनी है, वही अमाउंट होगी जो एडवांस वाली होगी। नहीं, एसओएफ भी तो हो रही है, उधर से निकाल के उधर जाकर लिख रहे हैं, इनकम में से निकाल देंगे और लिखेंगे किस में जाकर, लायबिलिटी के अंदर, तो वो एसओएफ के अंदर लिखा जाएगा जब लायबिलिटी में लिखेंगे। जो आपकी इनकम सपोज है, ऊपर लिखा हुआ है जी आपको इनकम मिली हुई है 70,000, ठीक है, ये आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता दिया गया कि इसके अंदर 20,000 एडवांस, अब इसमें से 20,000 माइनस करके जो 50,000 बचेगा वो इनकम में चला जाएगा, क्योंकि वो तो ओरिजिनल है। बाकी जो 20 यहां से निकाल दिया आपने, वो जाकर करंट लायबिलिटी में लिख देंगे, दोनों जगह जाकर लिखनी है। तो एडजस्टमेंट तो जाहिर सी बात है इनकम स्टेटमेंट में हो रही है। चौथे नंबर पर चले, अब कौन सी चीज है, एक्रूड इनकम। क्या होगी एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम, और इसका अगर दूसरा नाम लिखो तो आसानी हो जाएगी, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। जी मेरे भाई, इसका स्टेटस क्या है, एसेट है लायबिलिटी है? कुछ भी रिसीवेबल हो एसेट होता है, कुछ भी रिसीवेबल हो एसेट होता है, ठीक होगी बात। तो अगर ये रिसीवेबल है तो ये हमारा करंट एसेट में चला जाएगा। डेफिनेशन क्या है, occurred but not received, occurred but not received। जी मेरे भाई, इनकम occurred but not received, income occurred but not received। तो इनकम तो अक्कर हो गई है, तो क्या इनकम में लिख ले अभी, हालांकि पैसे नहीं मिले, तो क्या इनकम में लिख लें? लिख लें, क्योंकि अक्कर हो गई है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड आर पेड। लो जी, आपने एसओसीआई के अंदर लिखना है एड इन रेलिवेंट इनकम, एड इन रेलिवेंट इनकम, और एसओएफटी के अंदर क्या करोगे, करंट एसेट बन जाएगा हमारा, क्योंकि अभी पैसे मिलने हैं हमें, किस नाम से, अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल, अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। जी एंट्री बन जाएगी, इनकम में प्लस हो रहा है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है, करंट एसेट बढ़ रहा है तो करंट एसेट हमारा डेबिट होता है, तो एंट्री बन जाएगी एडजस्टिंग एंट्री, इनकम रिसीवेबल डेबिट, इनकम रिसीवेबल डेबिट और रेलिवेंट इनकम क्रेडिट। आपको पता है ये टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं, ये इंट्रो का सबसे मुश्किल टॉपिक समझा जाता है। लेकिन अगर आपने छुट्टी ना की ना, तो यकीन जाने ऐसे बना दूंगा कि जैसे आप कहोगे कि सारा पेपर ही यहां से आ जाए, लेकिन अगर आपने छुट्टी कर दी तो मैं नहीं कत्ल कर देना, पेपर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डन हो गया, चले जी अब सवाल पे चलते हैं। बस आज के लिए 4 एडजस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करके चलते हैं ताकि हजम भी होती है जैसा। हाँ जी, सवालों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या है जिसमें ये, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवाने लगा हूं और 10 और 11 आपने घर से करना है। हाँ जी, 13 में कुछ और चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 मैं करवाने लगा हूं, सिर्फ एक करवाऊंगा सवाल। अगर ये हमारा टाइम पे हो जाता है तो मैं अगली एडजस्टमेंट पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन आपने खुद करते हैं। करें स्टार्ट। अच्छा, इसके नीचे ये आंसर भी लिखे हुए हैं इनके, हो सकता है किसी एक, अगर आपका आंसर बराबर आ रहा है तो हो सकता है इसके साथ मैच ना करे, कोई एक सवाल ऐसा है जिसका आंसर मैच नहीं करता जो लिखा हुआ है।
क्योंकि ये मैंने पुरानी असाइनमेंट वो कॉपी करके रखी है यहाँ, तो जो नई असाइनमेंट है वो तो अपडेट की है, तो आपके पास भी मुझे लगता है पुराने वाली ही है। तो इसमें एक सवाल है कि जिसका सोल्यूशन जब हम देखेंगे तो वो SOFP का मैच शायद प्रॉफिट मैच नहीं करता, तो फिर ये भी मैच नहीं करता जी। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 दिसंबर 14 इज गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, पता है कहां जाता है ओपनिंग स्टॉक, आपको उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कॉस्ट ऑफ सेल में पता है ना, तो इसको याद कर लो। अगर आपको नहीं भी अकाउंटिंग आती ना, जो फॉर्मेट लिखा है उसको याद कर लो फिलहाल। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में डेटर्स कहां जाते हैं, डेटर्स कहां जाते हैं, करंट एसेट्स में। फर्नीचर नॉन करंट एसेट, फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट प्लांट नॉन करंट एसेट, परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल। फिर बिल रिसीवेबल करंट एसेट, कोई भी रिसीवेबल है करंट एसेट, कोई भी रिसीवेबल है करंट एसेट। कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल, कैरेज आउटवर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस। इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड ये सेल रिटर्न होगी। सैलरी वेजेस एक्सपेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये होगी डेबिट साइड पूरी। अब आ जाओ क्रेडिट साइड पर, बिल पेबल, करंट लायबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, कैपिटल इक्विटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अदर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स हमारा रेवेन्यू हो गया, कमीशन रिसीव्ड, अदर इनकम, क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी। अब आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर। हाँ जी, एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ, आओ जरा। सबसे पहले वो कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया है जो चीज एडजस्टमेंट में होगी वो दो जगह पे जाएगी। आपने कभी सोचा ही नहीं था आज तक, और ना ही कभी किसी ने पूछा था। आपने पिछले हमने सवाल किए, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता था ना, वो कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता था, हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था। इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल बताऊंगा थोड़े से पक्के हो जाओ ना इसमें कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर क्यों होता है, कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आ जाएगा, तो उसका क्या करेंगे ये सब बाद में। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बाहर होने की वजह से इसको दो जगह पे लिखा जाता था, एक कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस किया जाता था, फिर जाकर करंट एसेट में लिखा जाता, ऐसा है ना, कॉस्ट ऑफ सेल, बाकी सारी एक एक जगह पे लिखा जाता था। क्योंकि जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए ना, उसका एक इफेक्ट आगे आता है, एक हो चुका होता है। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, कहां कहां लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखना है, वहां से माइनस कर देना है, कहां पर जाकर लिखना है। अगर मैं आपको बहुत ही दूर अंदेशी की बात बताऊं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस होता है। हालांकि स्टॉक खरीद लिया है, अभी बिका नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है, स्टॉक जो हमारे पास अनसोल्ड पड़ा हो, खरीद लिया है अभी तक बिका नहीं है, तो अभी बिका नहीं ना, तो फिर अभी प्रीपेड हो गया ना, खरीद लिया पहले ही, एक्सपेंस हो गया, लेकिन अभी तक उससे इनकम नहीं मिली। ये आगे इसके बहुत कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर फिर बेस बनवाएंगे। अभी हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे गया, चला गया। अब आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000, ये पढ़िए आपकी सैलरी, इसके अंदर जाकर प्लस कर देंगे और ये 6000 जाकर लायबिलिटी में लिख देंगे। ये कौन सी आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी अक्कर हो गई है, पे नहीं की, तो फौरन जाएंगे एडजस्टमेंट पे, एक्सपेंस में ऐड और करंट लायबिलिटी, एक्सपेंस में ऐड, इस 6000 के साथ जो कुछ करना है इसी को एक्सपेंस में ऐड करेंगे, इसी को लायबिलिटी में लिखेंगे। आगे कहता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, एडजस्टमेंट अपने दिमाग में रखनी है चारों। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस अक्कर हो गई है, पे नहीं की, तो क्या करोगे, ये वेजेस पड़ी, इसमें प्लस कर दूंगा और इसको जाकर 1000 को लायबिलिटी में भी लिख दूंगा। बस 1000 की बात हो रही है, वो आउटस्टैंडिंग है, ऊपर वाले तो पेमेंट है। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट।
एंट्री पास करना चाहते हो तो एंट्री लिख दो। पहले तो मैनुअल पेपर आता था ना, तो वर्किंग के अंदर ही मैं बता देता था कि आपने इसको जाकर एंट्री पास करो, उसका इफेक्ट पता चल जाता है। या वर्किंग पेपर के ऊपर फैला दो अपना सवाल। फिर आ जाओ जरा तीसरे नंबर पर, इंश्योरेंस इंक्लूड 350 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। कहता है इंश्योरेंस इंक्लूड, इंश्योरेंस ये पढ़ी है, कहता है इसके अंदर 350 शामिल है जो कि अगले साल 2015 का है। तो प्रीपेड, तो प्रीपेड का क्या करते हैं, एक्सपेंस में से कर देंगे माइनस और जाकर लिख देंगे प्रीपेड के करंट एसेट के। वही जो पड़ा है वही कर रहे हैं। चौथे नंबर पर आ जाएं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹300। ये पड़ा है कमीशन रिसीव्ड, कहते हैं इसमें जो 300 है ना वो एडवांस लिया हुआ है, अक्कर नहीं हुआ, एडवांस लिया हुआ है, मतलब अक्कर नहीं बट रिसीव्ड। और जो भी एडवांस होता है ना, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम, वो माइनस करके एसओएफई में ले जाते हैं। तो इसमें से तो माइनस कर देंगे 300, लाइबिलिटी में लिखेंगे या एसेट में, लाइबिलिटी, क्योंकि एडवांस पैसे लिए हैं आपने। किसी को एडवांस दो तो एसेट, लो तो लाइबिलिटी। देंगे तो कल को काम करवाना है, पैसे लेंगे तो कल को किसी का काम करना है, वो लाइबिलिटी बन जाती है। अब आगे आ जाओ, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल रिसीव करना है, इसका मतलब अक्कर हो गए अभी रिसीव करना है 200। ये पड़ा आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसमें जाकर जो अभी रिसीव करना है ये भी ऐड कर देंगे, और अभी रिसीव करना है तो रिसीवेबल हुआ तो करंट एसेट। बाकी सारा सवाल वैसे करना है, इन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके करना है। ठीक होगी बात, तो करें सवाल ये। चलो जी बिस्मिल्लाह करो, फॉर्मेट लिखते हैं। अच्छा ये सवाल, ये आपने ना असाइनमेंट के कुछ पेज ना, मैं नंबर ऑफ पेजेस बता देता हूं। पहले पेज से लेकर ना आपने ये प्रिंट करवाना है, हार्ड फॉर्म में सबके पास होने चाहिए। 13 तक, 13 पेज तक सबके पास हार्ड फॉर्म में होना चाहिए, 1 से लेकर 13 तक ये आपके पास हार्ड फॉर्म में हो। वैसे तो बाद में इसको एक दफा करके हमने खत्म कर देना है, बाद में मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाना, बेसिक प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है बस, बाद में इसको नहीं हमने तेज छेड़ना। लेकिन हार्ड फॉर्म में होगा तो प्रैक्टिस करते हुए अच्छा लगता है बताइए। तो 1 से लेकर 13 तक ये आपने लाजमी, आपके पास सबके पास कल प्रिंट आउट होना चाहिए। जी जनाब आए जरा, सबसे पहले लिखेंगे नाम, क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ तो हम ऐसे लिख देते हैं ABC, पेपर में लाजमी होगा। पहले हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, या जिसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। डन। हाँ जी, अब मैं वो बॉक्स वगैरह तो नहीं बनाऊंगा, समझो कि ये जो बॉक्स ही है, ये जो सेकंड कॉलम है ना, ये हमारा बॉक्स ही समझो। सबसे पहले मैंने पकड़ा सेल्स या रेवेन्यू, एक ही बात है। मैंने देखा सेल्स रिटर्न तो मुझे नजर आई थी, माइनस कर दूंगा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। और क्या कोई डिस्काउंट अलाउड है? इस सवाल के अंदर हमने पढ़ा डिस्काउंट अलाउड नहीं है। तो अपने सवाल में से ये दो चीजें ढूंढें और यहां पर लिखें। ये है आपके पास सेल्स, और यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं जी, ये पढ़ी है आपके पास सेल्स, और यहां पर आपको रिटर्न भी मिल जाएंगी। ये फोर्थ डन। यहां पर जाकर लिखे सेल्स है 462,000 और रिटर्न कितनी है -4,000। लो जी, नेट सेल्स कितनी आ गई 458,000। ओके होगी बात। आगे चलते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहली चीज आती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है मेरे भाई हमारे पास 60,000 का।
इसमें हमने प्लस करनी है परचेजेस, तो वो है 3,40,000 की। इसमें हमने माइनस करना है कैरेज और रिटर्न आउटवर्ड, तो वो है 2400 का। और उसके बाद क्या करते हैं जनाब, इसके अंदर कैरेज इनवर्ड 2600, डिस्काउंट रिसीव्ड इसके अंदर है नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 1 लाख। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल की जो बातें हैं जो मैंने अभी बताई वो मुझे लिखवाते जाओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है 60,000 का। इसमें प्लस करना है परचेजेस, परचेजेस कितनी है 3,40,000। इसमें से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउट, रिटर्न आउटवर्ड 2400, प्लस करना है कैरेज इन 2600, उसके बाद माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक 100,000। इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, अगर डिस्काउंट रिसीव होता तो वो भी यहां से माइनस कर देते या उसको अदर इनकम में लिखते जी। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव तो इनकम होती है, रिसीव की है डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है जी। इसको करें जरा अपने अपने कैलकुलेटर में निकाल लो कैलकुलेटर, ताकि उसको आदत हो जाए आपके कैलकुलेटर को फाइनल अकाउंट के सवाल करने की। हर बंदा अपनी अपनी कैलकुलेशन किया करे, इस तरह से आपको नींद भी कम आएगी, एक्टिव रहोगे जी। 302 300 सबका यही है, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या चीज फाइंड होगी, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 157800, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तक हम पहुंच गए। इसमें से अब क्या माइनस करना है, अदर एक्सपेंसेस, और जिस जिस एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है उनको एडजस्ट करके। हमें अभी तक क्या एक सैलरी की भी एडजस्टमेंट नजर आई थी, वेजेस की भी है, इंश्योरेंस की भी है। ठीक है, तो लेस ऑपरेटिंग या अदर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग या अदर एक्सपेंस, इन सब एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला जाता है। एक्सपेंस कभी क्रेडिट साइड पर नहीं हो सकते, एक्सपेंस कभी क्रेडिट साइड पर तो उधर देखना भी नहीं, या तो डेबिट साइड पर या एडजस्टमेंट, क्योंकि एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर हो ही नहीं सकते। आए जरा, हमारे पास स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर प्लांट, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, कैरेज इनवर्ड उधर चला जाएगा। सबसे पहले कैरेज नंबर 1, इंश्योरेंस विद एडजस्टमेंट, जिसको मैं साथ प्लस लिखूंगा ना उसकी एडजस्टमेंट होगी। फिर रिटर्न आउटवर्ड या सैलरी एडजस्टमेंट के साथ, वेजेस एडजस्टमेंट के साथ, बस। और हमारे एक्सपेंस और जिसकी एडजस्टमेंट यहां पर लिखा हुआ है ना, ये देखो, सैलरी की भी एडजस्टमेंट है, वेजेस की भी है, इंश्योरेंस की भी है, बाकी दोनों इनकम है। ठीक है, तो आओ जरा लिख लेते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउट। जी मेरे भाई बताओ जरा, कैरेज आउटवर्ड कितना है 1800। ये सेलिंग एक्सपेंस है या एडमिन एक्सपेंस है? अगर आपको मैं अलग से बताऊं तो सेलिंग एक्सपेंस है या एडमिन है? ये सेलिंग एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड जब सेल करते हैं तो उसके डिलीवरी चार्जेस है, तो ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, अगर वो सेलिंग और एडमिन को अलग अलग करना पड़ा तो। फिर है सैलरी, सैलरी के बारे में कुछ ना बताया हो तो ये कौन सा एक्सपेंस होता है, एडमिन। जी मेरे भाई 24,000 प्लस 6,000, पता चल गया? वो जो 6,000 ऐड किया एडजस्टमेंट वाला एक्रूड है। वेजेस 20,000 प्लस 1,000, ये भी पता चल गया? दर्शन भी कर लें, देखें 24,000 6,000, फिर 20,000 1,000 एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस पे चले जाते हैं, 1400 इंश्योरेंस है, 350 एडवांस है। इंश्योरेंस 1400 माइनस 350 1050,
और कोई एक्सपेंस है सवाल के अंदर? ढूंढ ले कोई एक्सपेंस है तो। 1 2 3 4, 4 हमने लिखे थे, पूरे हो गए। इसका टोटल कर ले। 53850 और ये हमने करना है माइनस। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 103,950 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो कि मुझे तो नजर नहीं आई सवाल के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट कोई नजर है नहीं। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट को कहते हैं। बट अदर इनकम है। अब ना हेडिंग दे लो ताकि ना ये भूल ना जाओ। फाइनेंस कॉस्ट नहीं है बट अदर इनकम है, और अदर इनकम की एडजस्टमेंट भी है। अदर इनकम भी है और अदर इनकम भी की एडजस्टमेंट भी है। ठीक होगी बात? अब अदर इनकम में क्या करेंगे हम जरा देखते हैं। और इनकम आपको डेबिट साइड पर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। अगर आपने डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है तो डेबिट साइड पर तो देखे ही ना, इनकम है ना, क्रेडिट साइड पर मिलेगी तो मिलेगी। तो यहां पर देखें, ये एक इनकम पड़ी है और एक आपके पास ये इनकम पड़ी है। एक इंटरेस्ट रिसीव्ड है और एक कमीशन रिसीव्ड है। यहां की कमीशन की एडजस्टमेंट है, 300 उसके अंदर एडवांस है और जो इंटरेस्ट है वो अभी 200 लेने वाला है। अक्कर हो गया। ये देख, अब नजर आ रहा है? इंटरेस्ट रिसीवेबल है और कमीशन एडवांस में लिया हुआ है। तो बताएं जनाब, अगर अदर इनकम में इंटरेस्ट 1000 का तो लिखा हुआ है और 200 कहता है अभी लेने वाला भी है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1200 का। कमीशन कहता है 400 का लिया हुआ है, लेकिन जिसमें से 300 तो एडवांस है। तो कितना आ जाएगा? 100। टोटल इनकम होगी 1300। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 105,250। 105,250 हमारा एसओसीआई कंप्लीट हो गया। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। अगर बड़ा करेंगे तो ये एक स्क्रीन में नहीं आएगा, विजिबल नहीं है, ये छोटा हो गया ज्यादा। अच्छा, मक्खी नजर आ रही है। चलो फिर आपको हाफ हाफ पोर्शन दिखाना पड़ेगा। अब ठीक है? हाँ जी जनाब, यहां से यहां तक के पोर्शन को जीपी कहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है? और चेक कर लो कि नोट करना है या ओके। और ये इसका दूसरा फेज है। चलें जी, आज चले अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने चले। वो जो एडजस्टमेंट है ना, उसका ख्याल रखना होता है कि जो उधर एडजस्टमेंट हुई है ना, उनका एसओएफई में क्या क्या इंपैक्ट लेना है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो चीज लिखी हुई है वो तो याद है, वो तो उसको देख कर लिखनी है। मेन भूल किसको सकते हो? फाइनेंशियल पोजीशन को। और जो एडजस्टमेंट है, आए जरा सबसे पहले तो नाम लिखेंगे। अपना नाम ना लिख देना कहीं, जो कंपनी होगी उसका ही नाम लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। as at 31st December 2014। जी मेरे भाई, चले फिर आगे।
सबसे पहले नॉन करंट एसेट लिख लें। एसेट के पोर्शन में मेन ये एसेट्स की है पोर्शन, इस एसेट्स के अंदर हम लिखते हैं पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। चलो जी ढूंढ लेते हैं। अब अगर ऐसे ढूंढेंगे तो क्या आप लोगों की नजर क्रेडिट साइड पर जानी चाहिए? एसेट ढूंढने हैं, नॉन करंट एसेट ढूंढने हैं, तो सिर्फ चलो जी ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं उसको। आए जरा, सबसे पहले नॉन करंट एसेट फर्नीचर प्लांट, कोई और मिलता है तो बताएं। फर्नीचर 20,000, प्लांट 1 लाख, इसके अलावा कोई नॉन करंट एसेट है तो बताएं। खत्म। फर्नीचर, और अगर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई होती तो वो माइनस करके लिख देते। एक नाम तो इसका हो गया ना नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट, एक और नाम भी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड, लेकिन वो सारे नहीं होते, कुछ जैसे इन्वेस्टमेंट होती है ना लॉन्ग टर्म, वो पीपीई नहीं होता, या कोई भी इनटेंजिबल एसेट वो पीपीई नहीं होता। बाकी सारे पीपीई और नॉन करंट एसेट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। फिर आ गया करंट एसेट। अब जाते हैं हम अपने करंट एसेट्स को ढूंढ के आते हैं। करंट एसेट को जरा ढूंढो। चले जी, सबसे पहले डेटर्स, ओके होगी बात। फिर उसके बाद रिसीवेबल, 80,000 डेटर्स हैं, रिसीवेबल 22,000 हो गए। फिर इंश्योरेंस के अंदर भी है 350, तो प्रीपेड, जो प्रीपेड था इंश्योरेंस वो भी तो करंट एसेट में लिखना है ना, जो एडजस्टमेंट में है। उसके बाद रिटर्न सैलरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और फिर यहां पर ये जो चीज है दैट इज रिसीवेबल, ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट ही है ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो भी हमारा करंट एसेट में जाएगा। तो कुछ तो करंट एसेट लिखे हुए हैं ना, वो जो एडजस्टमेंट में जो चीजें रह गई थी वो भी हम अपने करंट एसेट में जो आ रही हैं वो लिखे, जो लायबिलिटी में जाएंगी वो लायबिलिटी में लिखे। ठीक है, तो आए जरा, करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा? स्टॉक। पहले स्टॉक लिखते होते हैं, 1 लाख का था क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमारे पास क्या आ गया? डेटर्स, सॉरी जी, आखिरी एडजस्टमेंट देखिएगा जरा। इंटरेस्ट रिसीवेबल 200 है, वो 1000 रिसीव्ड है, 200 रिसीवेबल भी है, तो हमने 1200 लिखा था, तो 200 का एडजस्ट करना है। चलें जी, डेटर्स हमारे 80,000 के, और इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस थी, वो कितना? 350, और फिर था जनाब इंटरेस्ट रिसीवेबल 200, फिर कैश था, कैश इन हैंड, वो कितना है? 18,000, और बैंक में 2,000, 18,000, और कैश एट बैंक 2,000। देखिए अगर कोई और एसेट है तो बताएं, वरना फिर इसका टोटल करें। बिल रिसीवेबल, अच्छा वो तो ऊपर ही था, बिल रिसीवेबल भी लिख लो, वो कितना? 22,000, इसके अंदर ही लिख लेते हैं। बिल रिसीवेबल भी 22,000 हो गया। करो जरा इन सब का टोटल। अब इनको ना आप प्लस करके भी लिख सकते थे, इन दोनों को इकट्ठा, अदर रिसीवेबल और प्रीपेड के नाम से। चलो इसका टोटल करके तो 1 लाख प्लस 80,000, 350, 200, 242,550, बाकी भी कोई ना ऐड साथ साथ किया करे। इन दोनों का टोटल कर दे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे।
362 550 ओके हो गया यहां तक। इक्विटी या लायबिलिटी पे चले, और जरा फिर इक्विटी या लायबिलिटी पे चलते हैं। इक्विटी में क्या क्या आता है? एक तो कैपिटल, इसमें प्लस करना है। ड्राइंग मेरे ख्याल में है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग है ही नहीं। कैपिटल तो लाजमी होगा और होगा भी क्रेडिट साइड पे। कितना है जी कैपिटल? ये क्या करंट का कितना आ रहा है? 222 और टोटल कितना आ रहा है? 34255। चलो चेक कर ले। रिजवान भाई के कैलकुलेटर को गर्मी लग गई होगी। हाँ जी, नेट कैपिटल कितना था? 1,40,000 सर, 140,000। और नेट प्रॉफिट कितना आया था? 10525। तो बताएं टोटल इक्विटी कितनी आ गई? 245250। लोन तो है नहीं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहली लायबिलिटी कौन सी है? लायबिलिटी ढूंढने के लिए भी क्रेडिट साइड ही देखेंगे हम। एक तो है हमारा क्रेडिटर, मिल गया क्रेडिटर। दूसरा हमारे पास है बिल पेएबल और बाकी एडजस्टमेंट। ठीक है, क्रेडिटर कितने हैं? 80,000 और बिल पेएबल कितना है? 10,000। सैलरी भी तो है अक्रूड 6,000 और वेजेस भी अक्रूड है 1,000 और आपने कमीशन भी 300 रुपए का एडवांस लिया हुआ है। कमीशन वो जो आपने एडजस्टमेंट की चीजें लायबिलिटी में लेकर जानी है वो चीजें 300। इनका करें जरा टोटल। 9,973 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी करो जरा टोटल। कितना आ रहा है? 342 आ गया बराबर एसेट्स और लायबिलिटी का। एसेट भी 34255। आपने कल का जो आपका होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 10 प्लस 11 प्लस ये वाला दोबारा, ठीक है? ये दोबारा करोगे तो थोड़ा सा आपको वो ग्रिप अच्छी हो जाएगी। पहले करने की मैं तो कहता हूँ ये तो करना, फिर 10वां और 11वां करना और इंशाल्लाह कल हम मजीद कुछ 4-5 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और इस आगे बढ़ेंगे।